आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला, रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी। पहला क्या है? रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी। दूसरा, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च। एंड तीसरा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीसरा क्या है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत ही वैसे आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है। ईयर्स याद नहीं रहते, डेट्स याद नहीं रहते, नाम याद नहीं रहते, बट एक ओवरऑल हमें कालखंड पता होता है। तो अभी मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया का जर्नी हमें ओवरऑल पता होता है। भाई पहले प्लासी का बैटल होगा, फिर बक्सार का होगा, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आएगा, वो 100 साल चलेगा लगभग। फिर 1857 की क्रांति आएगी। 1857 की क्रांति के बाद फिर क्या है? राष्ट्रवाद का उदय होगा। फिर कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा, और कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू होती है। ये सारा जर्नी पता होता है। और फिर उस जर्नी में भी पहले हमें पता है कि पहला मॉडरेट या जो नरमवादियों का कालखंड है, फिर एक्सट्रीमिस्ट या जो जहालवादी है या गर्मवादी है उसका कालखंड है, फिर गांधीयन एरा आता है। और इतना तो हमें पता है कि ये तीनों इवेंट्स जो है वो गांधीयन एरा से जुड़े हुए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट तो महात्मा गांधी के टाइम में ही हुई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय भी गांधी जी का ही कहीं ना कहीं आपका कालखंड चल रहा था। और लास्ट में भारत को आज़ादी मिलने से पहले रॉयल इंडियन नेवल मीटिंग हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के आखिरी चरणों में। तो ये सारा गांधीयन कालखंड का ही भाग है। और उसमें इतना पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होती है, ये तो हमें पता होता है। तो एक अगर हमें कुछ मिल गया कि जिसको हमें याद थोड़ा सा है 1942, तो उसके हिसाब से हमें ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो तो भारत छोड़ो आंदोलन के पहले हुई है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत छोड़ो आंदोलन के पहले हुई है। मतलब सबसे पहले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है 3, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। और अपने आप जैसे अभी मैंने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन के आखिरी चरण में 1946 में रॉयल इंडियन नेवल मीटिंग हुई थी। अपने आप क्या है, 3, 2 और 1 ये सीक्वेंस होगा, सी हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या आएगा? सी आएगा। तो अगर एक किसी का भी ईयर याद आ गया आपको, उसको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट या शुरुआती बिंदु मान के उससे पहले और उसके आगे देखिए कि यह इवेंट इसके पहले हुई है या इसके बाद में हुई है। तो क्विट इंडिया या भारत छोड़ो आंदोलन का ध्यान में रखना है, उसको बिंदु मानना है। उससे पहले देखो, उसके बाद में देखो, अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि उतना तो सीक्वेंस हमें पता होता है, रीड किया होता है और वो लास्ट मोमेंट में रिकॉल हो जाता है। ठीक? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वैसे, लेकिन कई बार कंफ्यूजन का चांस रहता है, तो वो कंफ्यूजन इस तरीके से दूर करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, रैडक्लिफ कमिटी वाज अपॉइंटेड। 2014 का क्वेश्चन है। रैडक्लिफ कमिटी के बारे में लिया हुआ है, ये भी हमने पढ़ा ही होता है। ऑप्शंस देखने के बाद आराम से हमें आंसर मिलेगा, कोई रॉन्ग आंसर आने का जरूरत नहीं है। रैडक्लिफ कमिटी को किस लिए लाया गया था? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। नो, माइनॉरिटीज और जो बाकी इसमें डिप्रेस क्लासेस वगैरह भी आते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोथियान कमिटी आई थी। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है? लोथियान कमिटी आई थी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है। देन सेकंड, गिव इफेक्ट टू द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। भारत की जो आज़ादी का बिल था, जो पारित होके कानून बनने वाला था, तो कहीं ना कहीं मूर्त स्वरूप देने के लिए आपका रैडक्लिफ कमेटी को लाया गया था, ऐसा बोला गया है। पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत के जो आज़ादी का कानून है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो रहा था, और उस कानून में प्रावधान था कि जब भारत और पाकिस्तान ये दो स्वायत्त देश बनेंगे, तो उनकी जो सीमा है वो सीमा तय करने के लिए एक कमिटी की जरूरत है, उसका गठन करना जरूरी है। तो वो कमिटी हमारी रैडक्लिफ कमिटी आने वाली थी। तो रैडक्लिफ कमिटी कहीं ना कहीं इंडियन इंडिपेंडेंस बिल का भाग थी। उसको मूर्त स्वरूप देने के लिए या उसको कार्यरूप
परिणित करने के लिए वो लाई नहीं गई थी। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें क्लियरली दिया ही है, डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सीधा सीधा आंसर हमारे पास दिया गया है। एंड चौथा, टू इंक्वायर इनटू द राइट्स इन ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई थी धर्म के आधार पर, कम्युनल वायलेंस कहते हैं, ठीक। तो जो दंगे हुए थे उसकी जांच करने के लिए रैडक्लिफ कमेटी को लाया नहीं गया था, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक। इस वजह से क्या है, सी आंसर हमारा आएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। चलिए आगे देखते क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन, 2013 का क्वेश्चन है, ठीक। तो लोगों ने एजिटेट क्यों किया था साइमन कमीशन के खिलाफ या उसके आगमन के खिलाफ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है, इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। तो जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, क्या भारत बेसिकली तो क्या कह सकते हो उसको कि भारत में जो संवैधानिक जो रिफॉर्म्स है या संवैधानिक कहीं ना कहीं जो सुधार है के लिए जो कानून पास किया गया था, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं 1919 का। तो भारत 1919 का अधिनियम जो है उसके मामले में भारतीय बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। और सीधी सी बात थी कि इंडियंस सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं इस कानून के रिव्यू के बारे में या उसके पुनर्निरीक्षण के बारे में बात करेंगे। इंडियंस सेटिस्फाइड नहीं थे, वो पुनर्निरीक्षण की बात करेंगे। दे वांटेड, यहाँ पे नेवर वर्ड जाएगा, इंडियंस वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारतीय तो चाहते थे कि इसमें सुधार हो, कि इसमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट आनी चाहिए, या इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि भारतीय जो सुधार लाए गए थे वो सुधार भारतीयों के लिए ठीक तरीके से लाए नहीं गए, भारतीय सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, ऐसा क्लियरली दिख रहा था। तो पहला ऑप्शन गलत है आपका, पहला गलत है। दूसरा, साइमन कमीशन रिकमेंडेड एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस, ये फैक्ट करेक्ट है, ये आंसर नहीं है, ये फैक्ट करेक्ट है। साइमन कमीशन ने बोला था जो 1919 का कानून जो है उसमें डायरकी, जिसको ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। डायरकी मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है। और जिसमें मैंने बताया कि एक तो रिजर्व सब्जेक्ट है और एक आता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ये जो मैकेनिज्म लाई गई थी या ये जो व्यवस्था जो लाई गई थी वो कहीं ना कहीं भारतीय जो इलेक्टेड हमारे प्रतिनिधि थे के खिलाफ जा रही थी, क्योंकि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट भारतीय प्रतिनिधियों को दिए गए थे, या जहाँ पे जो इलेक्टेड प्रतिनिधि भारतीय है, लोक प्रतिनिधि है, उनको दिए गए थे, उसमें बहुत ही रूटीन सब्जेक्ट दिए गए थे, शिक्षा, कृषि, जल सिंचन वगैरह वगैरह। और रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो गवर्नर था किसी भी प्रोविंस का या राज्य का, वो खुद के लिए वो सब्जेक्ट रिजर्व करता था। जैसे फाइनेंस हो गया, ठीक है, करेंसी हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, एक्सेट्रा। जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो भारतीयों को दिए नहीं गए थे, वो अंग्रेजों ने अपने पास रखे थे। और इस वजह से क्या है, भारतीयों में असंतोष था। साइमन कमीशन तो 1919 के कानून को सुधारित करने के लिए आया था। साइमन कमीशन क्या है, 1919 को का जो कानून है उसको सुधार उसमें लाने के लिए लाया गया था। तो उसने सुधार पे नाम के क्या कर दिया, कि डायरकी खत्म कर दी थी प्रोविंसेस से। ये फैक्ट सही है, बट ये इसका आंसर नहीं है। अगर उसने डायरकी खत्म की है जो भारतीयों के खिलाफ जा रही थी, तो भारतीय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन क्यों करेंगे? तो फिर भारतीय साइमन कमीशन के खिलाफ या साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन क्यों करेंगे? वो तो उसको सपोर्ट करेंगे। फिर भी प्रदर्शन किया गया है ना, तो कारण कुछ और है। तो यहाँ पे दिया गया फैक्ट सही है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल विरोधाभास दिखा रहा है जो क्वेश्चन पूछा है, ये भी रॉन्ग है।
अभी आंसर आएगा, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों लाया गया? भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधार लाने के लिए। साइमन कमीशन क्यों लाया गया? भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधार लाने के लिए, ठीक है। पर असल में क्या हो रहा है? साइमन कमीशन जब गठन किया गया था तब उस समय बोला गया था, साइमन कमीशन का एक तो नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ये साइमन कमीशन का नाम है, और उसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे, इसलिए उसको साइमन कमीशन कहा जाता है। और साइमन कमीशन में ये कहा गया था कि ये कमीशन जो है, ये आयोग जो है किसके लिए लाया गया है? भारतीयों के लिए जो संवैधानिक सुधार है तो उसके ऊपर बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए लाया गया है, और उन सुधारों को लाने के लिए लाया गया है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने बोला था, अंग्रेजों ने या ब्रिटिश शासन ने, कि हम भारतीय जो मेंबर्स है, भारतीय मेंबर्स को भी उसमें स्थान देंगे। बट जब कहीं ना कहीं भारतीय सदस्यों को स्थान देंगे ऐसा बोला गया था, प्रत्यक्ष रूप में जब कमीशन आ गया या आयोग आ गया, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। प्रत्यक्ष रूप में जब कमीशन आया या आयोग आया, एक भी भारतीय नहीं था, और इस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं भारतीय गुस्सा हो गए एंड साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गए, या निदर्शन चालू हो गए थे, या किसी न किसी तरीके से जन आंदोलन किया गया था। तो ये सही आंसर है। लास्ट में क्या लिखा है? साइमन कमीशन सजेस्टेड पार्टीशन ऑफ कंट्री। साइमन कमीशन 1927 में आया था। 1930 में उसने अपना रिपोर्ट दिया था। उसमें कोई भारत के विभाजन की बात कभी नहीं की गई थी। अंग्रेजों ने खुद से भारत के विभाजन की बात आखिर तक नहीं की थी। आपका मई 1946 में लास्ट में अंग्रेज भारत के विभाजन की बात करेंगे। तब तक भारत के विभाजन की बात नहीं की गई थी। ये चीज ध्यान में रखनी है। ये ऑप्शन गलत है। सही आंसर क्या है कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर, या कोई भारतीय सदस्य नहीं था प्रॉमिस करने के बावजूद, इसलिए भारतीय गुस्सा हो गए और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो इस तरीके से क्या है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।